Namaskar students, we have complete S block and P block बोरोन एंड कार्बन फैमिली। दो ग्रुप हमारे पास 11th में है, रिमेनिंग जो 4 ग्रुप है वो 12th में है। एस ब्लॉक ऑलरेडी हमने कर लिया। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इनका जो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन यानी कि हाउ साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है कैसे चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड, ऑक्साइड, हैलाइड, इन केस ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट यहाँ थे, यहाँ पे कार्बोनेट बाइसल्फेट नहीं बनते। तो एक बात आपने यहाँ पे देखी थी कि जब बोरोन से एल्यूमिनियम में मूव करते हैं तो एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं, तो देयर इज एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। जैसे साइज इंक्रीज होना चाहिए लेकिन डिक्रीज हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होनी चाहिए होती है लेकिन इंक्रीज होती है। तो बहुत सारे एक्सेप्शन एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं। सिलिकॉन से जर्मेनियम में वो एक्सेप्शन नहीं है। हालांकि जितना डिफरेंस यहाँ है कार्बन सिलिकॉन में उतना डिफरेंस यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं होता। इधर ये जो एल्यूमिनियम से गैलियम में एक्सेप्शन होता है, दिस इज ड्यू टू एडिशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन इन 3D। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से एल्यूमिनियम से जो गैलियम में आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रोल बढ़ जाता है। जब गैलियम से इंडियम में आते हैं तो 4D में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4D का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा नहीं है, 4D न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, इसलिए उसका इफेक्ट कम है। जब इंडियम से थैलियम में आते हैं तो 5D में जाता है, तो 5D तो और भी ज्यादा दूर है, लेकिन 5D के साथ साथ ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है सीरियम से लेके और ल्यूटेटियम तक 58 एटॉमिक नंबर से लेके और 71 यानी आफ्टर 57 लैंथेनम के बाद ये 4f में जाते हैं, जिनको आप लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हो, जो साइज डिक्रीज होता है उसको। तो जब हम इंडियम से थैलियम में आते हैं तो 5D और 4f दोनों का इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ जो एक्सेप्शन आ रहे हैं इंडियम से थैलियम या टिन से लेड, वो ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 5D एंड 4f। यहाँ कम चेंज है 5D की वजह से, 4D की वजह से। यहाँ जो चेंज आया 3D, तो यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। फिर अगर हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ, ऑक्सीजन से पोलोनियम और फ्लोरीन से एस्टेनाइन और नियोन से रेडोन जब मूव करेंगे तो वो एक्सेप्शन नहीं आएंगे। अभी हमें 12th क्लास के अकॉर्डिंग, 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग 15, 16, 17 और 18 ग्रुप करना है जो कि पी ब्लॉक में है। फिर ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के पीरियोडिक प्रॉपर्टी ये की है। तो लगभग हमने वैसे कॉन्सेप्चुअल बातें ज्यादातर हमने कर ली है। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी थोड़ा अलग हो गई, बाकी जो ऑक्साइड का, हाइड्राइड का कैरेक्टर, वैलेंसी, आयनाइजेशन एनर्जी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, all of that are we have completed. So now from today we start nitrogen family. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हैलोजेंस, पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी करने के बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में वही करेंगे इनके ऑक्साइड, हाइड्राइड, हैलाइड, ऑक्सो एसिड, जैसे यहाँ पे आपने किया हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर। यहाँ हम करेंगे ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड का एसिडिक कैरेक्टर। तो वो एक अलग टॉपिक आ जाएगा, कुछ एक बातें नहीं आएंगी, ज्यादातर बातें आपकी वही रहेंगी। पहले हम करेंगे इनका फिजिकल प्रॉपर्टी। एक बात देखिए, ऑलरेडी अभी आपने कर रखा है कि इस ग्रुप में बेरिलियम की कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है विद देयर ओन ग्रुप। इसमें लिथियम की, यहाँ बेरिलियम की। 13 ग्रुप में बोरोन है सर्टेन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी। इन 14 ग्रुप कार्बन है सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टी और यूसे exceptional behavior. In 15 nitrogen,
in 16 oxygen and fluorine. So you can see the second period element, that is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Second period element have some exceptional property with their own group. इनका जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप से ही कुछ प्रॉपर्टीज में इनका क्या है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है, वो अभी हमें करना है, वो भी हमें करना है यहाँ पे। इसलिए आपको साथ साथ प्रॉपर्टी देखनी है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट, विच प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन विच नॉट रिसेम्बल विद देयर ओन ग्रुप, विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन दैट हैव एक्सेप्शनल देन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, which are the property of fluorine that not resemble with their own group। और इसलिए हम कहते हैं कि 13 ग्रुप की प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी है तो एल्यूमिनियम एक्सप्लेन करेगा, बोरोन नहीं। 14 ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कार्बन नहीं करता, वो सिलिकॉन करेगा। 15, 16 और 17 का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज बाय फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सभी जनरल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके तो कुछ एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। वो क्यों है? वहां पे रीजन आता है कहीं पे ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, कहीं पे आता है स्मॉलर साइज, कहीं पे आता है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, कहाँ आता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सब बातें अभी हमें करनी है, यानी कि अभी हमें ये 4 ग्रुप करने हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में वही बातें होंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। तो देखिए सबसे पहले तो कौन कौन से आपके एलिमेंट है। 15th ग्रुप में आपके पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 16 ग्रुप में आपके पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। हालांकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव है इसलिए हम इसकी ज्यादा प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करें। 17 ग्रुप में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टराइन, इसमें भी रेडियो एक्टिव है, इसकी प्रॉपर्टी भी हम नहीं आज स्टडी करेंगे। देन 18 में आपका आता है हीलियम, हीलियम के ऊपर है, फर्स्ट पीरियड का है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडन। इसमें पोलोनियम, एस्टराइन और रेडन ये रेडियो एक्टिव है, ये स्टेबल नहीं है, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा नोन है भी नहीं और हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि देखिए ये जो नाइट्रोजन जो ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ आ रहे हैं, इनको बोलते हैं पिनकोजन। पिनकोजन, पिनकोजन, पिनको का मतलब होता है सफोकेटिंग स्मेल। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है जैसे अमोनिया है, फास्फीन है, आर्सेन है, दे आर सफोकेटिंग स्मेल कंपाउंड, सफोकेशन क्रिएट करते हैं और दे आल्सो हैव पॉइजनस इफेक्ट। नाइट्रोजन से ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है फास्फोरस के कंपाउंड में, उससे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। आर्सेनिक के तो बहुत सारे कंपाउंड पॉइजन में यूज किए जाते हैं। तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनका जो पॉइजनिंग इफेक्ट है वो बढ़ता है। चलिए इनको पिनकोजन्स क्यों कहते हैं? व्हाई दे आर सेड पिनकोजन्स? बिकॉज दे आर सफोकेटिंग स्मेल कंपाउंड, दे क्रिएट सफोकेशन। देन 16 ग्रुप में पर्टिकुलरली ऑक्सीजन और सल्फर, सेलुलाइड भी ले लेते हैं, बाकी मेनली तो ऑक्सीजन और सल्फर, दे आर नोन एज चेल्कोजन। चेल्को का मतलब होता है और,
chalcogen, it is a ore forming group. ज्यादातर जो ऑक्साइड्स हैं, ज्यादातर जो ओर है, ओर क्या होती है, जैसे एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइड ओर Al2O3, आयरन की है Fe2O3, लेड की है गैलेनियम, मरकरी की है सिनाबार बोलते हैं उसको, एक गैलेना सिलिबार। तो ये सल्फाइड की फॉर्म में है। ज्यादातर और क्या होती है, और आर दोज केमिकल्स, दोज मिनरल्स फ्रॉम दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट ए एलिमेंट इकोनॉमिकली, जहां से हम उस एलिमेंट को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो और फॉर्मिंग ग्रुप है ये, पिनकोजेंस, चैल्कोजेंस हम इनको बोलते हैं। ज्यादातर एलिमेंट की ओर या तो ऑक्साइड की फॉर्म में अवेलेबल है या सल्फाइड की फॉर्म में अवेलेबल है। 17वां जो ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इट इज ए दैट यू से हैलोजन। 17वें ग्रुप को, ये 15वां ग्रुप है आपका, ये 16वां ग्रुप है, 17वें ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन। हैलो का मतलब सी साल्ट। समुद्र में ज्यादातर जो साल्ट है वो आपके, जो भी ज्यादातर साल्ट है वो आपके या तो क्लोराइड या फ्लोराइड, कोई क्लोराइड कोई फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, सीड्स वगैरह में आयोडाइड होता है सी में। तो ज्यादातर जो साल्ट है वो या तो फ्लोराइड या क्लोराइड की फॉर्म में, या ब्रोमाइड और आयोडाइड, और ज्यादातर ये साल्ट वाटर में सोल्युबल है, सो दे कलेक्ट इन द सी वाटर। तो साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है, इसलिए इनको बोलते हैं हैलोजन। 18वें ग्रुप को बोलते हैं एरोजन, नोबल गैसेस। करेंगे इसको हम अलग से करेंगे। नोबल गैसेस, ऑल ऑफ देयर गैसेस फिजिकल स्टेट गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। सबसे पहली बात हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बार बार आपने की हुई फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहला हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चाहे केमिकल प्रॉपर्टी की बात है, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है, वी शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और देयर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट हैव NS2 NP3, नाइट्रोजन हो जाएगा 2s2 2p3, दिस इज 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, NS2 NP3। वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और यू नो पी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल +10 इज ग्रुप नंबर, या ग्रुप नंबर -10 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 15वां ग्रुप है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है NS2 NP4, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6 +10 16 ग्रुप, या ग्रुप नंबर -10 17 -10 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो, NS2 NP5। 18वां ग्रुप नंबर -8 -10 बच गया 8 NS2 NP6, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 6 7 8, और क्योंकि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 18 ग्रुप में पहले ही, तो इट इज स्टेबल है। इसमें 15वें ग्रुप की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल देखेंगे तो 18 ग्रुप है, NS2 NP6। octet is complete and every element wants to complete its octet। लेकिन अगर हम 15 16 17 ग्रुप में कंपेयर करें तो 15 ग्रुप है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NS2 NP3 यानी कि
NH2 NP3। तीन इलेक्ट्रॉन है P में, हाफ फील्ड है तीनों, तो या तो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो या फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो 15 ग्रुप दैट इज NH2 NP3 हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देन नेक्स्ट दैट इज NP4। 16 ग्रुप में NP4 हो जाता है, न तो हाफ फील्ड है और न ही कंप्लीटली फील्ड है। ऐसे ही NP5 17 ग्रुप, ये भी ना हाफ फील्ड है और ना कंप्लीटली फील्ड है। लेकिन जो 18 ग्रुप है आपका वो स्टेबल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, कंप्लीट फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑलरेडी वी नो अबाउट इट। नेक्स्ट है साइज। साइज जनरल ट्रेंड क्या है साइज की? व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, सभी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। नाइट्रोजन से फास्फोरस में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, व्हेन वी मूव नाइट्रोजन टू बिस्मिथ साइज विल इंक्रीज। रेगुलरली इंक्रीज का मतलब ये नहीं है कि जितना नाइट्रोजन से फास्फोरस में इंक्रीज हो रहा है उतना फास्फोरस और आर्सेनिक में कम इंक्रीज होगा। गैलियम में तो डिक्रीज ही हो गया था, कम इंक्रीज होगा, फिर ज्यादा इंक्रीज होगा, फिर कम इंक्रीज होगा। तो लेकिन एक्सेप्शन नहीं है, नाइट्रोजन से बिस्मिथ साइज इंक्रीज हो रहा है, सेम ऑक्सीजन से पोलोनियम में साइज इंक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन से एस्टराइन में साइज इंक्रीज हो रहा है, और हीलियम से रेडोन में भी साइज इंक्रीज हो रहा है। तो चारों ग्रुप में हमें बार बार नहीं करेंगे एक प्रॉपर्टी को, ऑलरेडी वी हैव डन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसलिए चारों ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज होता है और कोई एक्सेप्शन की बात नहीं। पहले ग्रुप में भी बढ़ रहा था, दूसरे ग्रुप में भी साइज बढ़ रहा था। 13 में बोरोन से एल्यूमिनियम में बढ़ा था, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम में थोड़ा कम हो गया था, बाकी डाउन तक बढ़ ही रहा था। यहाँ पे सभी में साइज बढ़ता है और इनके साइज एज कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एस ब्लॉक दे हैव स्मॉलर साइज। पहले ग्रुप से जब दूसरे में जाओगे साइज कम हो जाता है, सेकंड से 13, 13 से 14। सो all of that have these three group have smaller size than carbon family। बोरोन फैमिली से छोटा साइज होगा कार्बन फैमिली, और कार्बन फैमिली से छोटा साइज होगा नाइट्रोजन फैमिली का। लेकिन जैसे हम आते हैं लिथियम वाले ग्रुप से, यानी कि हाइड्रोजन वाले से, बेरिलियम ग्रुप, बोरोन ग्रुप और कार्बन, एलिमेंट टू एलिमेंट लिथियम से बेरिलियम या बेरिलियम से बोरोन या बोरोन से कार्बन साइज में ज्यादा वेरिएशन है। हालांकि होता डिक्रीज है, लिथियम से बेरिलियम में भी साइज डिक्रीज हो रहा है, बेरिलियम से बोरोन में, बोरोन से कार्बन में साइज डिक्रीज ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मिडल में आने के बाद आफ्टर मिडल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज डन। कार्बन में आपका था NH2 NP2 कार्बन वाला ग्रुप, नाउ इट बिकम NH2 NP3 NH2 NP3। नाइट्रोजन ग्रुप तक ये हो गया। अब आफ्टर नाइट्रोजन क्या होगा? पेयरिंग गेट स्टार्ट, पेयरिंग शुरू हो गई। तो वैसे तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा। लेकिन पेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होती है। तो नाइट्रोजन के बाद व्हेन वी मूव 15 ग्रुप टू 16 और 16 टू 17 साइज चेंज इज वेरी लेस। जितना साइज आपका लिथियम से कार्बन तक आए तो ज्यादा डिक्रीज हो रहा था, लिथियम से बेरिलियम पहले से दूसरे ग्रुप में तो सबसे ज्यादा चेंज होता है, दूसरे से 13वें ग्रुप में भी कम चेंज होता है, 13 से 14 में भी कम होता है एज कंपेरिजन टू लिथियम और बेरिलियम।
लेकिन आफ्टर मिडल 15 ग्रुप के बाद में तो यानी कि मिडल के बाद में जब पेयरिंग शुरू हो जाती है तो ड्यू टू पेयरिंग जितना साइज अट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से कम हुआ लगभग उतना इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू पेयरिंग। तो डिक्रीज तो होता है साइज लेकिन कम डिक्रीज होता है बिकॉज सम डिक्रीज इज कैंसिल्ड आउट ड्यू टू रिपल्सन क्रिएटेड ड्यू टू पेयरिंग। तो आफ्टर मिडल द साइज डिक्रीज इज वेरी स्लो। तो कुल मिला के बात यह है 15, 16 और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है उनमें आपस में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। लिथियम और बेरिलियम जहां एक में ही साइज का डिफरेंस 40 पिकोमीटर के लगभग का हो जाता है, 152 पिकोमीटर से लेके 112 पिकोमीटर हो जाता है बेरिलियम का। एक ही एलिमेंट में 40 पिकोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ तीनों में भी मिलाओगे, अगर आप तीनों में भी देखोगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो 4-5 पिकोमीटर का डिफरेंस है। इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साइज में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होगी ग्रुप टू ग्रुप। अगर आप देखोगे अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट है लेकिन साइज लगभग सेम है। हालांकि फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में फिर भी थोड़ा डिफरेंस बढ़ जाता है लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अगर कोई कंपाउंड आएंगे तो हम वहां पे साइज के ऊपर प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन कम देंगे साइज पे, क्योंकि साइज का ज्यादा डिफरेंस है नहीं साइज। थर्ड इज आयनाइजेशन एनर्जी। यू नो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट यूजुअली एडेड इलेक्ट्रॉन। और जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। सो दीज एलिमेंट हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपैरिजन टू द एलिमेंट ऑलरेडी यू हैव डन, दैट इज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के भी जो दो ग्रुप आपने कर लिए कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली। तो अल्कली मेटल, अर्थ मेटल, कार्बन एंड बोरोन फैमिली के कंपैरिजन में दे हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी। एज यू मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ आते हैं तो देयर आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। लेकिन देखो पहले से पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और 18 पहले ग्रुप से दूसरे में जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखें सेकंड और 13 की तो सेकंड की ज्यादा है और उसका रीजन आपने बताया था, सेकंड में है NH2 और 13 में है NH2 NP1। तो जो NP1 है वो लेस अट्रैक्शन में है, NP1 के लिए अट्रैक्टिव इफेक्ट कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है। NH2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सेकंड ग्रुप एलिमेंट है मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन 13 एक्सेप्शनल केस। फिर 13 से ज्यादा हो जाती है 14 की, 15 की और ज्यादा हो जाती है। लेकिन 15 और 16 में अगर हम देखेंगे यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है मोर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। इसका रीजन भी वैसा ही है, नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो है NH2 NP3 और ऑक्सीजन ग्रुप है NH2 NP4। नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है 15 जो ग्रुप है वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, दे हैव हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो 15 से 16 में आने तो साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी नॉट ओनली डिपेंड ऑन साइज, मेनली आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन साइज। अगर साइज में ज्यादा ही डिफरेंस है तो साइज डिसाइड करेगा आयनाइजेशन एनर्जी को, लेकिन अगर साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो और भी फैक्टर डिसाइड कर देते हैं। और साइज के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्योंकि नाइट्रोजन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3, here it is NP4, तो it lose easily 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बन जाएगा NP3 और ये बन जाएगा NP2। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद फिर 16 वाले ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अगर हम कहें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी
of nitrogen is more than first ionization energy of oxygen. लेकिन second ionization energy of nitrogen is less than second ionization energy of oxygen. रीजन सीधा सा है, NH2NP3 stable electronic configuration है, not easy to lose the electron. If it lose the electron 1, then it become NP2, and if it lose, it become NP3. तो NP3 is more stable than NP2. तो इस तरह से ये स्टेबलाइज हो जाता है, और ये एक एक्सेप्शन आता है। तो नॉर्मल ट्रेंड तो ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15 ग्रुप इज मोर देन 16, ये एक्सेप्शन होगा। उसके बाद 17 में बढ़ेगी और 16 से ज्यादा होगी 17 वाले की, और सबसे ज्यादा होगी 18 ग्रुप की। 18 ग्रुप की तो सबसे ज्यादा होगी ही होगी, इट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, नाइट्रोजन से कम है, फास्फोरस की और कम। डाउन द ग्रुप सभी में हीलियम की सबसे ज्यादा, जीनोन की सबसे कम। ये रेडियो एक्टिव है इसलिए हम नहीं ले रहे। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी जो एक्सेप्शन आया वो आया 15 और 16 ग्रुप। 15 की ज्यादा है फर्स्ट, सेकंड 16 ग्रुप की ज्यादा। देन इलेक्ट्रो पॉजिटिव करंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। जो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रेंड उससे रिवर्स होगी, या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की रिवर्स होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो दीज एलिमेंट आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेरिजन टू द एलिमेंट दैट इज ऑलरेडी यू हैव डन। जब हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज्यादा होता है, और जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कम होता है और पॉजिटिव ज्यादा होता है। बार बार ये बात हमने की है। तो अगर हम अल्कली मेटल, अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली, इन चारों का कंपैरिजन करें इन चारों ग्रुप से, तो दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। 18वें ग्रुप को एक बार छोड़ दें, उसकी सभी प्रॉपर्टी हम अलग से करेंगे। 18वें ग्रुप के एलिमेंट ना तो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ना ज्यादा इलेक्ट्रो है ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं करना चाहते, गेन भी है तो स्टेबल है। लेकिन अगर हम बात करें 15, 16, 17, ये ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में ही कंसिडर होते हैं, और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर इज मोर एज कंपैरिजन टू द बोरोन, कार्बन और अल्कली ग्रुप। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नाइट्रोजन वाले ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ग्रुप है, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन ग्रुप है, और हैलोजन ग्रुप अपने आप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने अपने पीरियड में। जैसे सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फ्लोरीन, थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्लोरीन, फोर्थ में ब्रोमीन और फिफ्थ में आर्गन। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस कम हो गया और कम और कम और कम। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर डिक्रीज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज। ऑक्सीजन ग्रुप में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर डिक्रीज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इंक्रीज। सेम इन हैलोजन, फ्लोरीन से आयोडीन पे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर तो हो जाएगा कम और इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर हो जाएगा ज्यादा। कोई एक्सेप्शन की बात यहाँ पे नहीं है। तो दे आर मोर इलेक्ट्रो, दे आर कंसिडर्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। You know, metals are those elements which are more electropositive and non-metals are more electronegative. So as we move down the group,
metallic character decrease because electropositive character, metallic character increase. As we move down the group, metallic character increase. डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? मेटेलिक कैरेक्टर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है. जितना साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. साइज छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर increase metallic character increase and non metallic character decrease. So they are more non metallic as compared to the S block left की बजाय, and more non metallic, less metallic and more non metallic. और अगर हम कंपैरिजन करें नाइट्रोजन से ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन और नियोन. इधर से हम जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. आर्सेनिक में मेटेलिक कैरेक्टर है, सेलेनियम नॉन मेटल है, ब्रोमीन और क्रिप्टोन नॉन मेटल है. 15 ग्रुप में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों नॉन मेटल है. नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों नॉन मेटल है. आर्सेनिक सेमी मेटल्स में आ जाता है और बिस्मिथ में मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है. तो ऊपर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, नीचे मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है. ऑक्सीजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम भी नॉन मेटल, टेलुरियम स्लाइटली मेटेलिक, सेलेनियम बाउंड्री लाइन पे आता है. जो बाउंड्री लाइन पे आते हैं उनको हम सेमी मेटल भी कह देते हैं, मेटलाइट्स भी कह देते हैं. उनमें मेटेलिक कैरेक्टर भी डोमिनेंट नहीं है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डोमिनेंट नहीं है. ये सारे नॉन मेटल्स हैं. क्लोरीन भी नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल. हालांकि आयोडीन में कुछ मेटेलिक कैरेक्टर आ जाते हैं, है तो नॉन मेटेलिक लेकिन कुछ मेटेलिक लेक्चर क्रिस्टलाइन होने लग जाता है मेटल्स की तरह से, तो थोड़ा कुछ कैरेक्टर आ जाता है. और 18 सारा का सारा क्या है? नॉन मेटल. नॉन मेटल. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें, जैसे नाइट्रोजन वाला ग्रुप ले लें, मेल्टिंग पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा रेगुलर ट्रेंड वैसे नहीं मिलता. बॉइलिंग पॉइंट में फिर भी रेगुलरिटी है. भाई बॉइलिंग पॉइंट देखो, मेटल्स अगर है तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ये डिसाइड करेगा. अगर आप बात मेटल्स की कर रहे हो तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ विल डिसाइड द हार्डनेस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. और आपने देखा था कि जब हम लिथियम से सीजियम में आ रहे थे, लिथियम से सीजियम में आ रहे हैं तो मेटेलिक बॉन्ड हो जाता है वीक और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं कम. लेकिन जब हम क्लोरीन से आयोडीन में आएंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे. क्योंकि नॉन मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनता है नॉन मेटल्स में. तो नॉन मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी हो सकती है, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है. एलिमेंटल स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि एलिमेंट का केस है. तो एलिमेंट भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जब होती है जब ऑक्सीजन पे या फ्लोरीन पे या नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन अटैच, तब होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और एलिमेंटल स्टेट में वो एलिमेंट भी और हाइड्रोजन भी हो, ऐसा तो नहीं होगा. तो एलिमेंटल स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती. एलिमेंटल स्टेट में पोलरिटी नहीं हो सकती क्योंकि फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है. लेकिन फ्लोरीन का तो जीरो है, क्लोरीन तो जीरो है.
नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो डिफरेंस 0 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो 0 है। तो एलिमेंटल स्टेट में ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और ना पोलरिटी पॉसिबल है, क्योंकि एलिमेंट होता है दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, चाहे वो डाई एटॉमिक हो, चाहे पोली एटॉमिक हो, ऑक्टाटॉमिक हो, टेट्राटॉमिक हो, 2 एटम है, 4 है, 8 है। अब सल्फर में है 7 है, लेकिन है तो सारे सल्फर ही ना। फास्फोरस में P4 है, ओजोन में O3 है, ऑक्सीजन में O2 है, क्लोरीन में Cl2 है। तो चाहे 2 जुड़े हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, है तो सारे एक ही जैसे। तो एलिमेंटल स्टेट में ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती, एलिमेंटल स्टेट में ना पोलरिटी क्रिएट होगी। तो एलिमेंटल स्टेट में क्या बचा? सिर्फ वन डायर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ वन डायर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वन डायर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है साइज पे। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वन डायर वाल अट्रैक्शन बढ़ेगी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे नॉन मेटल्स। मेटल्स में डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, नॉर्मल, एक्सेप्शन अलग है। मेटल्स में अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड वीक हो रहा है, कर्नल का साइज बढ़ रहा है, मेटेलिक बॉन्ड वीक हो रहा है, तो हार्डनेस कम हो जाएगी, सॉफ्ट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ कम आएगी। लिथियम ज्यादा हार्ड है सीजियम के कंपेरिजन, बेरिलियम का ज्यादा है बेरिलियम के कंपेरिजन। तो नॉन मेटल्स में, लेकिन नॉन मेटल्स में वन डायर वाल अट्रैक्शन का रोल आएगा। नॉन मेटल में नीचे की तरफ आएंगे, सीधी सी बात है, लिथियम से सीजियम में आते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, लेकिन फ्लोरीन से एटम में आते हैं तो ज्यादा होते हैं। कारण लिथियम से सीजियम है मेटल्स, और मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट है या उनकी जो हार्डनेस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पे। और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कर्नल का साइज बढ़ने की वजह से डाउन द ग्रुप वीक होता है। लेकिन नॉन मेटल्स में होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स बनता है, वहां पे फिजिकल स्टेट सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे या ज्यादा होंगे, वो डिपेंड करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलरिटी नहीं आएगी। और वन डायर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगी साइज पे। तो फ्लोरीन से आइटम में आते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो वन डायर वाल अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी। अब नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो 63.2 केल्विन के लगभग है, लेकिन फास्फोरस में बढ़ जाता है, फास्फोरस का बढ़ जाता है, कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बढ़ना चाहिए भाई, 317.1 बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। 63 है नाइट्रोजन का, क्योंकि फास्फोरस तो सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस है, वो भी करेंगे ऐसा क्यों? आर्सेनिक में और ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है और फिर कम हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा रेगुलेटरी है ट्रेंड की। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, केल्विन में है सर। फास्फोरस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। अठारह सौ 37 के लगभग हो जाता है। ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वहां पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट से कम तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। हो सकता है ये नहीं है पर कि क्या होगा इसका। तो अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां कम हो गया और कम हो गया,
तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। आर्सेनिक के बाद कम होना शुरू हो गया। तो जब तक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, बढ़ रहा है, और जैसे मेटेलिक कैरेक्टर डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है। और वैसे भी हमने किया हुआ है, मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कम होंगे और नॉन मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप ज्यादा हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, और थोड़ा सा लास्ट में जाके मेटल्स में कम हो जाता है। ऐसे ही अगर हम देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टोलोनियम, पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का सबसे कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन का अगर आप देखोगे 54 और 90 मेल्टिंग पॉइंट है, 54 केल्विन और 90 केल्विन। हालांकि उससे ज्यादा है, नाइट्रोजन से ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम है 54 केल्विन। सल्फर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। सेलेनियम का और ज्यादा होगा, टेलुरियम का और ज्यादा होगा। टेलुरियम में सब केल्विन में, पोलोनियम हालांकि रेडियो एक्टिव है, फिर भी अगर आप देखो तो देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और लास्ट में जाके कम हो गया, बढ़ रहा है और लास्ट में जाके कम हो गया। लास्ट में जाके थोड़ा सा कम होने का कारण तो है कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। 15 ग्रुप में बिस्मिथ और 16वें ग्रुप में पोलोनियम जो मेटल्स, जब तक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, जब तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, क्योंकि वन टू वन फोर्स ऑफ रिडक्शन बढ़ता है। जैसे ही मेटेलिक कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाता है तो मेटल्स में जब साइज बढ़ता है तो मेटेलिक बॉन्ड हो जाता है वीक, और मेटेलिक बॉन्ड वीक होने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक बार फिर से देखिए, मेल्टिंग पॉइंट अप टू आर्सेनिक बढ़ रहा है, आफ्टर आर्सेनिक कम होना शुरू हो गया, तो नॉन मेटल तक बढ़ रहा है, मेटल्स में कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, लास्ट में कम हो गया। ऑक्सीजन फैमिली में भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लास्ट में जाके कम हो गया मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, लास्ट में जाके कम हो गया। तो और अगर कंपैरिजन करें नाइट्रोजन वाले के, तो नॉर्मली ऑक्सीजन ग्रुप के ज्यादा है, ये तो है थोड़ा डिफरेंस 63 और 54, बाकी 317, 319, 1089 यहाँ पे कम हो गया। और आर्सेनिक में थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर है, तो मेटल्स के एज कंपेरिजन टू नॉन मेटल ज्यादा होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में भी पीरियड में कोई ज्यादा रेगुलरिटी नहीं होती है। नाइट्रोजन ग्रुप वाले जो एलिमेंट है, क्योंकि इधर हम जब आ रहे हैं तो नॉन मेटेलिक, अगले ग्रुप में तो होगी तो गैस ही बन जाएगी भाई, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, सॉलिड है, ये गैस और लिक्विड और आयोडीन सॉलिड। तो अगर हम 15 से 16 में जा रहे हैं तो कम हो रहे हैं, 16 से 17 में कम हो रहे हैं, 17 से 18 में तो और कम हो जाएंगे, और तो सारे ही गैसेस है। फिजिकल स्टेट की बात भी अभी हम करेंगे। तो ये था इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। लेफ्ट टू राइट कोई ज्यादा रेगुलर ट्रेंड नहीं है। टॉप टू बॉटम आप ये कह सकते हो कि अप टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, एंड एज द मेटेलिक कैरेक्टर टेक प्लेस, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर डोमिनेट होने लगता है, मेटेलिक कैरेक्टर आने लगता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं कम, ड्यू टू वीकनेस इन मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। डेंसिटी
डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन से ज्यादा डेंसिटी होगी फास्फोरस की, फास्फोरस से ज्यादा डेंसिटी होगी आर्सेनिक और बिस्मुथ की। ऑक्सीजन से ज्यादा डेंसर है सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, टोलुरियम। वैसे तो अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप मास बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन फिर डाउन द ग्रुप वॉल्यूम भी बढ़ रहा है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, और मास के हिसाब से देखें तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए। अब ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? डिपेंड करेगा मास का इफेक्ट ज्यादा है या वॉल्यूम का इफेक्ट ज्यादा है। और अभी तक आप करते आए हो कि जब हम डाउन द ग्रुप में करते हैं तो इफेक्ट ऑफ मास इज मोर, सो डेंसिटी एज वी मूव डाउन द ग्रुप इंक्रीज। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब है कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। और ये कौन डिसाइड करता है कि कोई सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? विच प्रॉपर्टी डिसाइड कि कोई लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो? तो हम एक बात करते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करेगा कि कोई सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। अगर पार्टिकल पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो सॉलिड होगा, कम है तो लिक्विड होगा, और कम है तो गैस होगा। अब वो उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मेटल है, नॉन मेटल। मेटल की फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। मेटल की फिजिकल स्टेट मेटेलिक बॉन्ड डिसाइड करेगा। कोई मेटल हार्ड है, सॉफ्ट है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, नहीं है, सॉलिड है तो कैसा है, हार्ड सॉलिड है या सॉफ्ट सॉलिड है, ये मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी। नॉन मेटल में डिसाइड करेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है या वन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कम है, ज्यादा है, क्योंकि वन वाल अट्रैक्शन तो सभी में होगी। तो मेटल्स के केस में मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का रोल आ जाता है, नॉन मेटल के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो जाती है। 15वें ग्रुप में जो नाइट्रोजन है वो गैस है, और बाकी ये सारे सॉलिड है। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे मेंबर जो है वो क्या है? सॉलिड है। 16 ग्रुप में बात करें तो ऑक्सीजन गैस है, बाकी सल्फर, सेलेनियम, टोलुरियम और पोलोनियम ये सब सॉलिड है। हालांकि सल्फर भी कोई बहुत हार्ड सॉलिड नहीं है, वैक्सी सॉलिड है, लेकिन है तो सॉलिड। और 17वें ग्रुप में बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। और 18वें ग्रुप में बात करें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडन सारे क्या है? गैस। इसका मतलब यह हुआ कि these compound not have so high melting boiling point as compared to the deep low element। गैस है, सॉलिड भी है तो कोई बहुत ज्यादा हार्ड सॉलिड नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, बाकी सारे सॉलिड है। ऑक्सीजन गैस है, बाकी सारे सॉलिड है। ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। और 18वां ग्रुप सारे के सारे गैसी स्टेट में एग्जिस्ट हो। तो अब एक तो नॉर्मल बात यह है कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज। नाइट्रोजन से फास्फोरस में आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो वन वाला रिडक्शन बढ़ेगी। ऑक्सीजन से सल्फर में आ रहे हो तो भी साइज बढ़ेगा, वन वाला रिडक्शन बढ़ेगी। फ्लोरीन से क्लोरीन में आओगे तो भी साइज बढ़ेगा, वन वाला रिडक्शन
अट्रैक्शन बढ़ेगी। नियोन से आर्गन में आ रहे हो तो भी साइज बढ़ रहा है, वन वन अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो अगर हम ये कहें कि नाइट्रोजन इज गैस बट फास्फोरस इज सॉलिड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, वन वन फोर्स ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, तो गलत होगा। बात तो सही है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस में आ रहे हैं तो साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ गया तो वन वन अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, और वन वन अट्रैक्शन बढ़ेगी तो कोई गैस सॉलिड भी किसी पर्टिकुलर लेवल पे जाके तो लिक्विफाइड होकर सॉलिड बनेगी। लेकिन अगर नाइट्रोजन से फास्फोरस में जाने से इतना साइज बढ़ गया, इतनी ज्यादा वन वन अट्रैक्शन हो गई कि उसी वजह से सॉलिड हो गया, तो फिर यहां क्यों नहीं हुआ? भाई ये बात सही है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस में साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो वन वन अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, और वन वन अट्रैक्शन बढ़ेगी तो कोई गैस है वो लिक्विड और लिक्विड है वो सॉलिड बन जाएगा। बढ़ते 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 कभी तो बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन से फास्फोरस का साइज बढ़ने से अगर ये सॉलिड बन जाता, सिर्फ ऑक्सीजन से सल्फर का साइज बढ़ने से ये सॉलिड बन जाता, तो फिर क्लोरीन गैस होती है और क्लोरीन सॉलिड होता, क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन में भी तो साइज उतना ही बढ़ा है, लगभग उतना ही बढ़ा है। नियोन से आर्गन में भी तो साइज लगभग उतना ही बढ़ा है। तो अगर हम सिर्फ ये कहें कि नाइट्रोजन से फास्फोरस में साइज बढ़ गया इसलिए सॉलिड हो गया, या ऑक्सीजन से सल्फर में साइज बढ़ गया इसलिए सॉलिड हो गया, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि से क्लोरीन में सॉलिड नहीं बना, नियोन से आर्गन सॉलिड नहीं बना। तो साइज तो बढ़ा है, इसके साथ कोई और बात हुई है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 diatomic, but phosphorus and other member are tetraatomic. नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है N2, और फास्फोरस टेट्राटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है P4। इसका ऑलरेडी आपने कार्बन और सिलिकॉन में भी किया हुआ है। अगर हम कार्बन और सिलिकॉन का कंपेयर करें तो कार्बन की पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है, कार्बन डबल बॉन्ड बना लेता है क्योंकि छोटा साइज है। फास्फोरस ने सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, डिफरेंस हमने कब किया था, एनालॉगस बिहेवियर ऑफ कार्बन में किया था। कार्बन हैव ए कैपेसिटी टू मेक पाई बॉन्ड बट सिलिकॉन नॉट। वही बात है, नाइट्रोजन हैव ए कैपेसिटी टू मेक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3 और नाइट्रोजन की मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है, छोटा साइज है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है। तो नाइट्रोजन 3 अलग अलग नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने की बजाय एक ही नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, और N2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। नाइट्रोजन का बॉन्ड बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 946 किलोजूल एनर्जी है डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन की, लेकिन उस डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब नहीं है ये डिसोसिएशन एनर्जी तो रिएक्टिविटी डिसाइड करेगी। भाई नाइट्रोजन का बॉन्ड कितना जल्दी टूट जाता है ये तो रिएक्टिविटी डिसाइड करेगा। रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय द बॉन्ड बिटवीन टू एटम। फिजिकल स्टेट तो N2 और N2 के बीच में अट्रैक्शन कितनी है, देखो ये बात आपने पहले भी करवाई थी, फिर से एक बार बता रहा हूं। नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, इस बात का इसकी फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन कम रिएक्टिव होगा या ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके लिए तो आपको ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव बिकॉज देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर 3, वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 946 किलोजूल एनर्जी पर मोल। दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव इनर्ट। लेकिन नाइट्रोजन गैस होगा, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा N2 के बीच की अट्रैक्शन। और क्योंकि N2 के बीच की अट्रैक्शन कम है, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज गैस। लेकिन फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4।
फास्फोरस भी तो 13 ग्रुप का है, इसको भी 3 बॉन्ड बनाने थे, लेकिन ये ऐसे 3 बॉन्ड नहीं बनाता। फास्फोरस have large size, don't have a capacity to make pi bond, तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो फास्फोरस अपनी 3 वैलेंसी पूरी कर रहा है, 3 अलग अलग फास्फोरस के साथ जुड़ गए। ये फास्फोरस 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है, ये फास्फोरस भी अलग अलग 3 के साथ, ये भी अलग अलग 3 के साथ। P4, अगला P4 ये है, एरोट्रोपिक फॉर्म में करेंगे इनको। अब N2 के बीच में रिएक्शन ज्यादा या P4 के बीच में रिएक्शन ज्यादा, तो आंसर सीधा सा मिलेगा कि P4 के बीच में रिएक्शन ज्यादा। तो नाइट्रोजन इज गैस बट अदर मेंबर आर सॉलिड, इसका आप ये नहीं कह दोगे कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज दैट इज व्हाई दे बिकम सॉलिड। नो, साइज इंक्रीज होता है ये बात भी ठीक है, और इंक्रीज होगा तो वन वाला रिएक्शन बढ़ेगी, ये बात भी ठीक है, लेकिन वो एकदम से इतना साइज नहीं बढ़ गया कि एक स्टेप में साइज इतना बढ़ गया कि वो सॉलिड बन जाए। यहां नहीं बना, गैस फिर लिक्विड बना, फिर जाके सॉलिड बना। तो हम यहां कहेंगे नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाइएटॉमिक बट फास्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्राएटॉमिक, या अदर मेंबर आर एग्जिस्ट एज टेट्राएटॉमिक, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज गैस बट अदर मेंबर आर सॉलिड। अब वही बात आएगी ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक, ये ऑक्सीजन का भी साइज छोटा है, ऑक्सीजन आल्सो हैव कैपेसिटी टू मेक pi bond, लेकिन सल्फर नहीं बना सकता, सल्फर एग्जिस्ट एज ऑक्टाएटॉमिक। वैसे सल्फर 20 तक बनता है, S2 से लेके और S20 तक बनता है, लेकिन मेन उसमें S8 है। S2 भी बनता है, O2 इज गैस एंड S2 इज आल्सो गैस। तो अगर हम कहें कि ऑक्सीजन से सल्फर में जाने से साइज बढ़ गया तो फिर तो S2 सॉलिड होता, S2 सॉलिड नहीं है, S8 सॉलिड है। ये क्यों एग्जिस्ट हो रहा है ऑक्टाएटॉमिक में? क्योंकि इसी pi बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है नहीं, तो 8 मेंबर का एक रिंग बना लेता है, इस तरह का रिंग बना लेता है। हालांकि वो अलग अलग एरोट्रोप में अलग अलग आएंगे, S8, that is why it acts as a solid. Same फ्लोरीन गैस डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड बन गया क्योंकि थोड़ा साइज बढ़ गया तो वन वाला रिएक्शन बढ़ गए, और आयोडीन में साइज और बढ़ गया तो ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड है और ये दोनों गैस। तो अब आपका क्वेश्चन को आपको जवाब क्या देना है? क्वेश्चन कहते हैं कि नाइट्रोजन इज गैस बट अदर मेंबर आर सॉलिड, तो आप कहोगे नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाइएटॉमिक N2 which have weak one-wall force of attraction, but other member are exist as tetraatomic P4 AS4, so their size become large। N2 से N से P का साइज तो बढ़ ही गया, लेकिन मेन ये सॉलिड बना है कि N2 से P4 का साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया, डबल एटम हो गए, 4 एटम हो गए। ऐसे ही ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए डाइएटॉमिक एंड सल्फर एग्जिस्ट एज ए ऑक्टाएटॉमिक, सो इट बिकम सॉलिड। ऑक्सीजन से सल्फर में तो साइज बढ़ गया, लेकिन O2 से S8 का साइज बढ़ गया, फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बढ़ गया, लेकिन गैस ही है। क्लोरीन से ब्रोमीन में साइज और बढ़ा तो थोड़ा वोलेटाइल लिक्विड बन गया, और साइज बढ़ा तो आयोडीन सॉलिड बन गया। और 18 ग्रुप में क्योंकि सारे मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, सारे के सारे गैस। तो ये था इनका फिजिकल स्टेट। इनकी जो और रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, इनकी ऑक्सीडेशन पावर या रिडक्शन पावर और ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या मैग्नेटिक बिहेवियर, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।